स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनजाति के पार्ट 39 जिसमें हो ट्राइब्स के बारे में शुरू से अंत तक A to Z हम लोग पढ़ाई करेंगे। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हो ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन, हो, ठीक है। हो का जो मीनिंग होता है, हो लैंग्वेज में, हो एक लैंग्वेज भी है, इसका मतलब होता है व्यक्ति। अभी देख लीजिएगा, देखिएगा, संथाल अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता है? होड़ कहलाना, होड़ कहलाना पसंद होता है, कहलाता है ये संथाल, ठीक है। मुंडा अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता है? होड़ो को, यही होड़ो को। तो यही इसका ये काट दीजिए, इसका ये काट दीजिए, यही हो गया। हो मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति। सबका संथाली में होड़ मतलब अलग मीनिंग, मुंडा में हो, होड़ को मतलब सेम मीनिंग। हो, होड़ मतलब भी, होड़को मतलब भी, हो मतलब भी सेम मीनिंग है, बस सबका अलग अलग भाषा। इसका हो है, इसका मुंडाली है, इसका संथाली है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है लेटर, लेकिन सब एक दूसरे का अपभ्रंश है, ठीक है। हो का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है। तो हो से आपको याद आ जाएगा होड़ का ही एक, होड़ या होड़ इसी का ही एक अपभ्रंश है, मान लीजिएगा। इसी से होड़ से आपको याद आ जाएगा फोर, ठीक है, फोर। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। सबसे ज्यादा पहले संथाल, उसके बाद मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा, उसके बाद हो। चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या है आदिवासियों की झारखंड में, हो ट्राइब्स की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये देख लीजिए, इसको उपनाम क्या है, ठीक है। उपनाम इसका नाम है लड़ाका कोल, लड़ाका कोल, ठीक है। इससे देख लीजिए, ये कोल कहलाना पसंद करते हैं। हो ट्राइब्स जो है कोल कहलाना पसंद करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मुंडा पढ़ा होगा, तो मुंडा अपने आप को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। कोल देखिए क्या होता है, कोल मतलब सारे आदिवासी ग्रुप को कोल बोला जाता है, कोलेरियन समूह। आदिवासी ग्रुप को एक कोलेरियन समूह आप सुने होंगे। कोलेरियन समूह में जितने भी आदिवासी आते हैं सब उसी का शॉर्ट फॉर्म कोल होता है, मतलब बहुत सारे आदिवासी कोल काउंट होते हैं। कोल एक इंडिविजुअल, एक इटसेल्फ एक अलग टाइप का ट्राइब्स है, ठीक है, वो जो कोल संथाल परगना में पाया जाता है। तो ये कोल सब आदिवासियों के लिए यूज होता है। मुंडा, संथाल, उरांव, हो, मगर सब पसंद नहीं करते। मुंडा इसे पसंद नहीं करते कहलाना, मगर ये कहलाना पसंद करते हैं कोल। तो इसीलिए कोल तो पसंद करते हैं, इसलिए इसका नाम लड़ाका कोल पड़ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लड़ाका कोल नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? अभी इसका इतिहास पढ़िएगा ना, पता चलेगा। यही एक ट्राइब है जिसने गुलामी को कभी स्वीकार ही नहीं किया पूरी तरह से। अंशतः तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अंशतः हर जगह मतलब हार जाता था, कुछ दिन के लिए स्वीकार कर लेता था, लेकिन अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्र अगर कोई आदिवासी इंडिया में रहा है तो हो ही रहा है। तो उसकी लड़ाकू और पराक्रमता को देख के अंग्रेजों ने इसे कोल विद्रोह नाम दे दिया, ठीक है, लड़ाका कोल नाम दे दिया। 1920-21 में लड़ता है ये क्या? हो विद्रोह, यही रहता है मैन, हो लोग। 1931-32 में ये लोग कोल विद्रोह कर देता है। यहाँ अंशतः गुलामी, फिर अपने आप को आजाद घोषित कर लेता, फिर यहाँ भी अंशतः गुलामी करना पड़ता है, अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाता। उसके बाद यहाँ भी ये 18 है, ठीक है, ये 18 है। फिर 1837 में यहाँ हार जाने के बाद फिर लड़ाई नहीं छोड़ता। 1837 में पोटो सरदार ने आंदोलन शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा दर्जा कोल्हानिस्तान स्टेट का लिया गया। वो मतलब अपना जो मुंडा मानकी सिस्टम था वो चलाता ही रहा पैरेलल। इसलिए अब देखिएगा एक अंत तक, और अभी भी 1877-78 ईस्वी में भी सरकार से लड़ाई किया कि कोल्हानिस्तान बोल के अलग स्टेट बनाओ। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इस वजह से कभी इन लोग लड़ते ही रहा, अंग्रेजों के नाम पर दम करके रखा हो लोगों ने, इसीलिए इसे लड़ाका कोल कहा जाता है। दूसरी बात, ये लोग ईमानदारी और सच्चाई के रूप में जाने जाते हैं कि ईमानदारी बहुत होती है इन लोगों में। आज भी आप देखेंगे, आजकल बदलते सिनेरियो के समय में कोई ईमानदार नहीं रहा गया, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों की तुलना में इन लोग बहुत ईमानदार और सच्चाई वाले होते हैं। मैं जो संथाल ट्राइब्स को जानता हूं, तो मैं बचपन से जब देखता हूं, उन लोग सच बोलते हैं, सब मुंह झूठ में, उसके मुंह से झूठ निकलता ही नहीं हो।
था, लेकिन आजकल बदलते वातावरण में कोई उस तरह रह नहीं गया। लेकिन अभी भी सबसे ईमानदारी और सच्चाई का जो सबसे ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं वो ट्राइब्स जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में ये रहता है। ठीक है, ये कोल्हान क्षेत्र में रहता है। इसकी सब मैक्सिमम कोल्हानिस्तान जो है ना, इसी लोगों का घर है। जिस तरह खूंटी और रांची मुंडाओं का है, संथाल परगना संथालों का, उसी तरह कोल्हान जो डिवीजन है वो लोगों का घर समझ लीजिए। इसमें तीनों जिला में खचाखच भरा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम, कोल्हान मतलब तीनों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, खचाखच भरा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये इन लोगों ने क्या किया है भाई, ये देख लीजिए। पहले यहाँ पे जैन, कोल्हान पहले में जैन लोग रहते थे। जैन का एक संप्रदाय था, सरक संप्रदाय, ये रहा करता था कोल्हान में। कोल था ही नहीं, हो इस एरिया में था ही नहीं, नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो ये सरक जैन रहा करते थे। इन सरक जैन को, और ये सरक जैन देख लीजिए, कुछ नागवंशियों के, ये एरिया कोल्हान का कुछ एरिया नागवंशियों के कब्जे में था, कुछ एरिया मयूरभंज के राजा के कब्जे में था। मयूरभंज के राजा के कब्जे में जब वो लोग इधर आना शुरू हो गए तो मयूरभंज के राजा से भी लड़े और नागवंशियों से भी लड़े, और अपने लिए एक क्षेत्र कोल्हान बनाया। और ये सरक जो जैन था, इसको यहाँ से भगा दिया गया। और इसी सरक जैन का जो महावीर स्वामी का मूर्ति है, महावीर स्वामी का मूर्ति है, वही रांची में 1918 ईस्वी में जैन मंदिर जो बना है, 1918 में जैन मंदिर रांची में एक हो लोगों से ही लेके वहां पे जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बता दिया, अपने कोल्हान जगह पे एकदम आराम से मुंडा मान की सिस्टम चला रहा है, मुंडा मान की सिस्टम चला रहा है ये। ठीक है, टोटल जो कोल्हान क्षेत्र है 26 पीढ़ में बटा हुआ है। ठीक है, 26 पीढ़, एक पीढ़ बराबर 7 से 12 गांव का समूह को एक पीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और टोटल 26 पीढ़ था, और 26 पीढ़ सबका मालिक जो होता था वो मुंडा कहलाता था। और 26 हर एक पीढ़ में एक मानकी होता था, मतलब मानकी 26 मानकी का मालिक मुंडा, तो इसी को मुंडा मानकी सिस्टम हो लोगों का मुंडा मानकी सिस्टम वहां पे चलता था। सरकार कुछ नहीं था। बाद में जब अंग्रेज आ गए, ठीक है, तब ये अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजी रूल चलाने लगे, तो ये बस ये लड़ पड़े कि मुंडा मानकी सिस्टम कोल्हान क्षेत्र में रहेगा, इसलिए लड़ते थे, यही सिस्टम के लिए लड़ते थे। इसी दौरान 1820-21 ईस्वी में हो विद्रोह करता है इन लोग। 1831-32 में कोल विद्रोह यही लोग करता है, मैन यही रहता है, मुंडा उरा ये सब भी साथ ही रहता है। फिर यहाँ पे कोल्हान एरिया क्या हो जाता था, SWFA का एरिया हो जाता है, SWFA बन जाता है 1834 ईस्वी में। तो पूरा छोटा नागपुर, मैंने दक्षिण छोटा नागपुर जिसको कहते हैं अभी का छोटा नागपुर, प्लस अभी का कोल्हान वाला रीजन, ठीक है, तीनों जिला सब मिला के SWFA बन जाता है। कब? 1834 ईस्वी में। इस कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1834 ईस्वी में ये बनता है, वही ना। लेकिन लड़ाई चालू रहता, नहीं देंगे टैक्स, नहीं होंगे अंग्रेजों की गुलामी। पोर्टो हो ने 1837 ईस्वी में भयंकर लड़ाई शुरू कर देता है, अंग्रेजों को कुछ सेरेंगेसिया बगालियार बोल के घाटी से भगा देता है। तो उस समय जो विल्किंसन हुआ करता था, SWFA का कमिश्नर कौन होता था? विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन, इसी को किशुन बाबू भी बोला जाता है विल्किंसन को। ये विल्किंसन ने बोला कि नहीं भाई, हो लोगों से सकना ही मुश्किल है, इन लोग कब से लड़ते आ रहा, कट जा रहा, मर जा रहा है, मगर ये कोल्हान छोड़ेगा नहीं। इसीलिए 1837 ईस्वी में कोल्हान स्टेट बनता है, ठीक है, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब बनता है? 1837 ईस्वी में। ये किसका परिणाम होता है? पोर्टो हो के आंदोलन के परिणाम स्वरूप। सबका परिणाम, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, वो भी कारण है, मगर 1837 ईस्वी का पोर्टो हो के वजह से कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बनता है, वो विल्किंसन बनाता है। और विल्किंसन बोलता है कि भाई तू थोड़ा बहुत अंग्रेजी रूल मान, बाकी मुंडा मान की सिस्टम तेरा, मुंडा मान की सिस्टम लीगल में तू जो फैसला देगा, जो ये करेगा, वो सब भी मान्य होगा। यही था कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का।
अब देखिए इंडिया, भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां पे एक 1977 के करीब एक पार्टी पैदा होता है, ठीक है, लोकल ग्रुप पैदा होता है, ठीक है, कोल्हान रक्षा संघ, कोल्हान रक्षा संघ 1977 के आसपास, ठीक है। तो 1977 से लेके 1980 तक, ठीक है, 1977 से 80 तक एक आंदोलन चलता है उस रीजन में, कोल्हान रीजन में, क्या, अलग देश बनाने का, देश राज्य नहीं, अलग देश, ठीक है, उसका नाम देना चाहता है इन लोग कोल्हानिस्तान। कोल्हानिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल्हानिस्तान की मांग कब हुई थी? 1977 से 1980 के दौरान, क्लियर। और किसने मांग किया था? कोल्हान रक्षा संघ, और उसके जो प्रमुख थे के.सी. हेम्ब्रम। के.सी. हेम्ब्रम ये भी एक वो था। बाद में के.सी. हेम्ब्रम को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। देशद्रोही करना भी चाहिए, अलग देश, अलग राज्य मांग कर सकते हो, अलग देश नहीं, तो इसको देशद्रोही घोषित कर दिया, बस खत्म हो गया, इन लोगों को ठीक कर दिया। तो ये अब कोई मांग नहीं होता है। अब क्या बोलता है, अब भारत का एक अभिन्न अंग है, उस समय भी था, मांग बस होते रहता था, मांग इसने किया था। आगे चलते हैं हम लोग, क्या, मुंडा की उपजातियां। देखिए, एक आपने बार बार बुक में पढ़ते होंगे, बुक में ये सब पढ़ते होंगे कि वो जो है वो मुंडा की उपजाति है, मुंडा की उपजाति है। ये कैसे पता चला भाई? बहुत सारे, हर एक बुक में लिखा हुआ है मुंडा की एक उपजाति है, और ये एक ट्रिक्स है, इससे आपको बहुत चीजें याद रहेगा। जो मुंडा वाला वो वाले में है, एक ही मिलेगा दोनों में। जो मुंडा में है ये वो है, जैसे मुंडा में गीती ओढ़ा है, उसका युवा गीत, इसका भी गीती ओढ़ा होगा। क्यों होगा भाई? उसी का भी उपजाति है, यही सब मान के याद कर सकते हो आप। देखिए, ये जितने भी बड़े मानव विज्ञानी हुए, डाल्टन साहब हो गए, रिजले हो गए, मजुमदार हो गए, एस.सी. राय हो गए, सब ने बोला कि मुंडा की उपजाति है इसमें, ठीक है। डाल्टन, पीसी मजुमदार, रिजले, एस.सी. रॉय, ठीक है, यही सब है जो सबसे बड़ा बड़ा इंडिया का मानव विज्ञानी, इन लोगों ने बताया मुंडा की उपजाति ही है वो। देखिए, हॉफमैन, फादर जॉन है बैप्टिस्ट हॉफमैन का बुक जो है, हॉफमैन का बुक है ना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, ये किताब का नाम है ना। इस किताब में क्या कहता है? ये कहता है कि छोटा नागपुर के जो मुंडा थे वो कुछ समय के बाद 3 भागों में बट गए, ठीक है। ये मुंडा 3 भागों में बट गए, एक कंपार्ट मुंडा, एक हो मुंडा, एक महली मुंडा, ठीक है, महली मुंडा। तो ये जो 3 भागों में 3 अलग अलग में बट गए, तो इस हो मुंडा को, यही हो मुंडा बाद में जाके हो बना, हो जनजाति अलग से बन गया, एक अलग जनजाति कहलाया, इसीलिए उपजाति कहा जाता है। और ये इस चीज का जो थेसिस है, जो खोज है, किसने किया था? हॉफमैन साहब ने किया था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका में। इसी रीजन पे सारे किताब वाले बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए, इसे गांव की बनावट, इस हो जनजाति के गांव की बनावट एक विशेष प्रकार की होती है, ठीक है। गांव की बनावट, गांव कैसे होता है भाई? हमेशा पूरब से पश्चिम गांव होगा, पूरब से पश्चिम। पूरब में जैसे घुसते समय, ये मान लीजिए, ये देखिए गांव है, गांव का कुली है, क्या बोलते हैं, कुली या जो भी हो, रोड है। तो जैसे पूरब से गया तो शुरू में सासान मिलेगा, बीच में अखड़ा मिलेगा, और लास्ट में जाहिर थान मिलेगा। ऐसा इसके गांव में सारे ट्राइब्स का ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें होना ही चाहिए। प्लस ये कभी हो गांव एक टोला का नहीं होगा, मिनिमम 2 टोला होना ही चाहिए, मिनिमम 2 टोला होना ही चाहिए। इसका जो अखड़ा होता है, ठीक है, अखड़ा को तुरतुर कहते हैं, स्टे तुरतुर। अखड़ा को इन लोग स्टे
तुड़ 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 कहते हैं। ठीक है, ये याद रखें, स्टे तुड़ तुड़ या एटे, कहीं एटे तुड़ तुड़, स्टे या एटे तुड़ तुड़ कहा जाता है अखड़ा को। इसमें आप एक चीज गौर करने की बात है कि इन लोगों का युवा गृह हर हो गांव में नहीं होता है। ठीक है, हर हो गांव में नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं है युवा गृह हो इन लोगों का, लेकिन होता है। तो कुछ कुछ गांव में होता है, तो वो क्या कहलाता है, जिसे गीती ओड़ा कहलाता है। मुंडा वाला, मुंडा का गीती ओड़ा ऐसी का उपजाति है, इसी से याद रख सकते हो, गीती ओड़ा। लेकिन अगर क्या बोलते, जहाँ युवा गृह नहीं होता है वहां पे युवा गृह का जितना भी काम होता है सब अखड़ा में ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए अखड़ा इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्पेशल नाम है एटे तुरतुर। ठीक है, तो इतना गांव की संरचना इसका याद रख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ये गीती ओड़ा है ना, तो गीती ओड़ा आप याद रख सकते हो, माको का है युवा गृह, माको। मुंडा, असुर, कोरा नहीं, एच है ना, हो को माखो याद रख लिया, एचओ से हो। ठीक है, माखो, एचओ से हो, इन लोगों का है निचोड़ा, 1 2 3 4 लोगों का, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम लोग हो के बारे में क्या पढ़ते हैं भाई, धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन में क्या है भाई, सिंह बोंगा सबसे बड़ा देवता इन लोग का, सिंह बोंगा। ठीक है, ये पुरुष देवता में सबसे बड़ा, स्त्री देवता में देसाउली। ठीक है, देसाउली। ठीक है, ये स्त्री देवता में सबसे बड़ा, इसे वर्षा देवी भी कहते हैं। दूसरा ग्रामीण देवता किसे कहते हैं, पाहुई बोंगा। ठीक है, पाहुई बोंगा को ग्रामीण देवता कहते हैं लोग, ग्राम देवता। ठीक है, नागे बोंगा नाग देवता, ये कुछ नहीं है, मारांग गुरु पढ़ के थक गए, ये पहाड़ देवता। ठीक है, ये सब इनके देवताएं हैं। और अति बोड़म एक स्पेशल है जो याद रखना पड़ेगा, अति बोड़म देव जो है, अति बोड़म देव जो है, अति बोड़म। ठीक है, वो पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता। इसके बाद ये हनुमान जी, दुर्गा, काली माता, ये सबके भी पूजा करते हैं, लेकिन वो तो मतलब आएगा नहीं एग्जाम में, तो ये सब आएगा। अति बोड़म, ये एक्स्ट्रा चीज अति बोड़म याद रखिएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि अति बोड़म को कौन सा देवता है इन लोगों का, पृथ्वी देवता। बाकी देशावली लगभग सारी ट्राइब्स का स्त्री देवता में देशावली ही होता है, सिंगोंगा तो होता ही ऐसे। ठीक है, इस तरह करके आप याद कर लीजिए इनके देवता के। अब आता है कि इसके पाहन, जो पुजारी को क्या कहते हैं, देवरी। पुजारी को देवरी कहते हैं। ठीक है, और एक पुजारी और होते हैं, देवोवा नाम है। ठीक है, देवोवा, ये भूत के पूजा जो करते हैं, भूत और खतरनाक देवता, भूत और नेगेटिव प्रवृत्ति के देवता का जो खतरनाक देवता होते हैं वो पूजा देवुआ करते हैं। ठीक है, जो अगर नहीं, जो अनिष्ट अगर नहीं करने से अनिष्ट कर देता है, मतलब भूत टाइप के देवता को, तो देवुआ उसको पूजा कर, देवुआ द्वारा पूजा होता है। तो देवरी और देवुआ में ये अंतर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इस इली, इन लोगों का जो मुख्य पेय है इली, मुख्य इली। हड़िया आपने संथालू का पढ़ा होगा, मुंडाओं का रानू और हड़िया दोनों, इसका इली। क्लियर है, ये भी चावल से ही बनता है, कोई बड़ा चीज वही है, सेम टाइप का ही है, कोई इसमें ये नहीं, उसको सेम टाइप ही बनाया जाता है, सेम फर्मेंटेशन में बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन लोगों का नृत्य। ठीक है, नृत्य तो देखिए झारखंड के हर एक ट्राइब्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, धार्मिक दृष्टि से भी और मनोरंजन की दृष्टि से भी। तो उसी तरह और ट्राइब्स का भी फेस्टिवल होते हैं और नृत्य होते हैं। पहले फेस्टिवल हम लोग देख लेते हैं। फेस्टिवल में फेस्टिवल माघे पर्व। ठीक है, इन लोगों का सबसे बड़ा पर्व होता है माघे पर्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माघे पर्व ऐसा नहीं है सिर्फ वो ही मनाते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स मनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मनाता है, वो हो ट्राइब्स मनाता है। माघे पर्व आपको पता है धांगरों की विदाई का पर्व होता है, माघ महीना में होता है। माघ महीना जब खेती खत्म हो जाती है तो धांगर मतलब कृषक मजदूर जो घर में मजदूरी करता है, बहुत जगह पे रिश्तेदार ऐसे धांगर काम करता है, तो उसको पीठा
पूरे जितने साल भर का उसका खर्च हुआ, मतलब उसका पेमेंट हुआ, सब दे के पूजा करके धांगड़ों को विदाई किया जाता। तो ये माघ महीना माघ पर्व जो इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है। ठीक है, उसके बाद दमुराई पर्व। ठीक है, दमुराई पर्व, ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको धान रोपनी पर्व है, धान जब रोपा जाता है धान रोपनी पर्व है। ठीक है, ये सब में नहीं होता है दमुराई, इसीलिए याद रखना है। उसके बाद उमरी, उमरी फेस्टिवल इन लोगों का होता है, और कोलम फेस्टिवल होता है, कोलम। और जोमनामा भी होता है। जोमनामा फेस्टिवल में नया अन्न, जब अन्न पहला अन्न खाया जाता है, अन्न का पहला दाना लिया जाता है महीने का, उसको जोमनामा बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, उमरी फसल का कटाई के समय होता है, और कोलम जो होता है जब बुआई खत्म हो जाती है तब। तो ये इसका फेस्टिवल है स्पेशल। क्या माघी पर्व तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए याद रखना है। दामुरा याद रखना है, उमरी, कोलम, जोमनामा कब होता है, ये सब चीज मैंने बता दिया, उसी तरह याद रख लीजिए। अब नृत्य, ठीक है, नृत्य में देखिए, ठीक है, एक हैरो नृत्य होता है, ये जरूर याद रखिए। हैरो नृत्य, हैरो डांस वो लोग करते हैं। तो हैरो डांस कब होता है भाई, जब धान की बुआई जब हो जाती है तब। हैरो होता धान की बुआई खत्म होने पे ये हैरो फेस्टिवल होता है, हैरो डांस होता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हैरो डांस। एक जोमनामा डांस भी होता है, एक गोंग डांस। गोंग किसका, कौन गोंग डांस किसका, हो का है। मगा डांस किसका है, हो का है। और बा डांस है, बा एक पर्व भी है, ठीक है, जिसको सरहुल बोल के संथाल लोग मनाते हैं। बा एक गीत भी है, और बा एक डांस भी है। ठीक है, बा डांस किसका है, बा डांस, ये बहुत कंफ्यूज होता है, बा गीत किसका है, बा पर्व किसका है, बा डांस किसका। बा डांस, और इसी को बोंगा डांस भी बोलते हैं, बोंगा डांस। ठीक है, ये सरहुल फेस्टिवल में इन लोग करते हैं। सरहुल फेस्टिवल जब होता है तो वो लोग करते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इतना होने के बाद अब कुछ स्पेशल चीज जो हो जनजाति के लिए याद रखना पड़ेगा आपका भाई, कुछ स्पेशल फैक्ट जो सारे ट्राइब से इसमें अलग होता है। एक, दाढ़ी और मूछ बहुत कम होता है इन लोगों का, दाढ़ी और मूछ बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत कम होते हैं दाढ़ी मूछ हो ट्राइब्स में। दूसरा कि परिवारों की संख्या चूल्हे की काउंटिंग से हो, परिवार की संख्या चूल्हे की काउंटिंग से होती है, चूल्हे से। ठीक है, अगर 10 चूल्हा है, घर में कहीं चल रहा है, किसी गांव में 10 चूल्हा चलता है, मतलब 10 परिवार है। इस तरह मुंडा मान के सिस्टम में काउंटिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, परिवार की संख्या ये हो गया, प्लस जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों के लिए कुछ निषेध है। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्या क्या निषेध है। एक, ये तीर धनुष नहीं छूते हैं इसके हो ट्राइब्स की महिलाएं। ठीक है, दूसरी, वाद्य यंत्र भी नहीं छूते हैं इसकी महिलाएं, वाद्य यंत्र। और तीसरा, हल भी नहीं छूते हैं इसकी महिलाएं। ये सब निषेध है। और संबोधीय विवाह तो निषेध हर एक ट्राइब्स में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा, स्पष्ट है क्या, ये समाज पहले मातृसत्तात्मक था, और आधुनिक जमाने के साथ साथ पितृसत्तात्मक हो गया है। तो पहले ये मातृसत्तात्मक था, जो कि बहुत अच्छा गुण था। मातृसत्तात्मक, आपको पता है, एक स्टेट है मेघालय, जहाँ आज भी मातृसत्तात्मक है। माता, लड़की को रोजगार, पिताजी का सारा अधिकार मिलेगा, लड़का को नहीं मिल सकता है, मिलता है उसको भी, बट लड़की को जरूर मिलेगा। सारे अधिकार लड़कियों के, वंश भी लड़कियों के नाम से चलता है मेघालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये पहले मातृसत्तात्मक था, फिर पितृसत्तात्मक हुआ, सत्तात्मक। क्लियर। और क्या स्पेशल फैक्ट है इसको लेके, हाँ, लड़की की जनसंख्या लड़कों से ज्यादा है इसमें। ठीक है, हो में लड़की की जनसंख्या लड़कों से ज्यादा है। छठा, डायन प्रथा, इसमें बहुत ज्यादा है। डायन प्रथा हो लोगों में बहुत ज्यादा है। आप हमेशा सुनते होंगे सिंघू अमेरिका में डायन बोल के लड़कों को, किसी औरत को मार दिया गया, इसलिए हो जनजाति में डायन प्रथा बहुत ज्यादा है। उसके बाद इन लोग अपने पिता को अपू बोल के बुलाते हैं। ठीक है, सारे वो लोग अपने पिता को अपू बोल के बुलाते हैं।
और उसके बाद दाह संस्कार, इसका क्या होता है, दोनों, ये भी याद रखिए, दाह संस्कार जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, ये सब चीज याद रख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं भाई विवाह, ठीक है। विवाह इसके जो है 5 तरह के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे विवाह है, 7 तरह के विवाह। विवाह वाला मेरा चैप्टर देख लीजिए, अगर ये विवाह एक बार ये चैप्टर देख लेंगे तो आपको हर एक टाइप के विवाह में आपको समझने में बहुत मदद मिलेगा। 5 तरह का विवाह जो होते हैं वो देखिए, एक आंधी विवाह, आंधी विवाह, ठीक है। दूसरा दीकू आंधी, दीकू आंधी। तीसरा विवाह है अपोर तिपी, अपोर तिपी विवाह। चौथा है राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह। और 5वां है आंधेर विवाह, ठीक है। बुक में अनादर लिखा हुआ है, रियल में नाम आंधेर है, ठीक है। आंधी विवाह, आंधी विवाह कुछ नहीं, पून दे के शादी होता है, ठीक है। लड़का वाले लड़की के घर में आते हैं और उसको पून दे के शादी करते हैं, मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में विवाह, परिवार माँ बाप तय करते हैं। तो पून जो होता है इसको गोनोम कहा जाता है, पून। आप देख लीजिए गोनोम, ठीक है। गोनोम, मुंडा भी गोनोम बोलते हैं और हो भी गोनोम करते हैं, बोलते हैं। मुंडा भी गिटियोड़ा बोलते हैं युवागिरी को, ये भी गिटियोड़ा कहते हैं। दीकू आंधी, दीकू आंधी में क्या हो जाता है, बदलते वक्त के साथ दीकुओं से शादी देने लगे। दीकुओं से अगर शादी हो रहा है, मतलब नॉन ट्राइब से अगर शादी हो रहा है, और उसी तरह गोनोम वही सिस्टम से हो रहा है, गोनोम दे के, तो उसे दीकू आंधी कहा जाता है, ठीक है। ये सदा नॉन ट्राइब से अगर दोनों में से दुल्हन में से कोई भी एक नॉन ट्राइब्स हुआ तो उसको दीकू आंधी विवाह कहा जाता है। आंधी, दीकू आंधी, दीकू मतलब जानते हैं। अपोर तिपी विवाह, जब देखिए गोनोम, पून की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा पेमेंट, मतलब गोनोम की लड़की वाले जो गोनोम की मांग करते हैं कि नहीं हम इतना लेंगे, और लड़का बेचारा गरीब वो बोलता उतना नहीं दे पाएंगे, उस समय क्या होता है, आपूर्ति पे हरण कर लेता है लड़का लड़की अगर चाहता है, लड़का लड़की अगर दोनों एक दूसरे से चाहता है, उस सिर्फ गोनोम की वजह से नहीं हो पा रहा शादी, तो लड़का उसको हरण कर लेता है, लेके भाग जाता है और सिंदूर दान देता है और विवाह हो जाता है। इसे अपोर्तिपी विवाह कहते हैं। राजी खुशी विवाह क्या हो गया, पलायन विवाह हो गया, ठीक है। पलायन विवाह इसे कहते हैं। ये पलायन करके लड़का लड़की अगर एक दूसरे से लव करता है, दोनों बीच में ना आ जाए, इसीलिए दोनों घर छोड़ के भाग जाता है और शादी कर लेता है, इसको राजी खुशी विवाह कहते हैं। आंधेर विवाह, आंधेर विवाह जो मैं अनाहुत विवाह बताया हूँ ना, वही है। लड़की जबर, या इसको आंधेर विवाह बोलिए, हट विवाह बोलिए, ढुकुचोल की विवाह बोलिए, एक ही है सब। ये सब क्या होता है, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर, लड़का से अगर प्यार हो गया लड़की को तो जबरदस्ती लड़के के घर में पहुंच जाती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती है, और जब तक नहीं मानता उसके घर वाले, उसी के घर का सेवा करता है, इसीलिए इसे आंधेर विवाह या अनाहुत, या इस क्रम में लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया जाता है लड़की के घर वाले, लेकिन आखिरकार मानना पड़ता है उसे। इस तरह के विवाह को आंधेर विवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवा विवाह, सेवा विवाह की परंपरा नहीं के बराबर है, गोलट विवाह की परंपरा नहीं के बराबर है, ठीक है। प्रमाण 1-2 जगह मिले हैं, लेकिन इसको मान के चलिए कि नहीं के बराबर। सेवा विवाह में क्या होता है, घर जमाई, दामाद जाके घर, ससुर के घर में पलथी मार के बैठ जाता है, खाता है पीता है और सेवा करता है अपना पति, ससुर लोगों का, उसके ससुराल का, उसको सेवा विवाह करते हैं। गोलट विवाह में कि तुम 2 भाई है, एक लड़का, ए का एक लड़का एक लड़की है, बी का एक लड़का लड़की है, इसका इससे, इसका इसके शादी कर दो, गोलट टाइप का। ये एक बारात इस घर गया, एक बारात इस घर आया, इस तरह के विवाह को गोलट विवाह कहते हैं, जो इसमें नहीं चलता हो ट्राइब्स में। उसके बाद बहु विवाह की प्रथा नहीं के बराबर है, लेकिन प्रचलन है बहु विवाह उच्च वर्गों में। बहु विवाह है, तलाक की परंपरा है, पुनर्विवाह कर सकती है। अब पुनर्विवाह मतलब तलाक देने के बाद फिर से वही लोग जोड़ा बन सकता है, या फिर कोई विधवा हो गया या विधुर हो गया तो वो शादी कर सकता है, इसको पुनर्विवाह करते हैं। और हाँ, बाल विवाह नहीं है,
बाल विवाह नहीं है, मार देगा अगर बाल विवाह होगा, होता ही नहीं, मैक्सिमम आज ट्राइब्स लोग बाल विवाह ना करते हैं। ठीक है, इतना विवाह से आप याद रख लीजिए। किल्ली के बारे में, किल्ली इनके देखिए 80 से ज्यादा किल्ली है। ठीक है, पूछेगा किल्ली कितने हैं हो में, मोर देन 80 प्लस। ठीक है, ये लिखिएगा। लेकिन रिजले ये कहता है कि नहीं 46 है, और रिजले वाला एग्जाम में आता है, रिजले के अनुसार हो के कितने किल्लियां हैं 46, और बाकी क्या बोलता है रिजले के अनुसार ना पूछे तो 80 से ज्यादा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए किल्ली में 80 से ज्यादा 46 कोई भी विद्यार्थी याद कर सकता है, क्या असंभव, इतनी किल्लियां याद करते रहेगा, बाकी चीज याद नहीं होगा। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज वाला किल्लियां याद कर लीजिए। पूर्ति का टोटम क्या होता है, ठीक है, पूर्ति का प्रतीक चिन्ह या उसको टोटम बोलते हैं। ठीक है, या इष्ट चिन्ह बोलते हैं। पूर्ति का क्या होता है, चूहा। ठीक है, बालमुचू का मतलब इसी से पता कर लो, कुमनी मतलब क्या होता है, कुमनी मतलब होता है क्या, मछली डांड़ी देखे हो, डांड़ी बंसी जो मछली पकड़ते हैं वो ऐसे करके नहीं होता, लोहे का छोटा सा पतला है, मुंह में फंस गया और मछली उठा दी, उसको कुमनी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ति, बालमुचू, बारला मतलब बड़ गाछ, बट वृक्ष समझ लीजिए। हेमरोम मतलब हेमरोम, केसी हेमरोम का नाम आया था ना, वही केसी हेमरोम का लसोड़ा का पेड़ होता है, लसोड़ा पेड़। ठीक है, जोजो इमली। ठीक है, एक जोजो कौन सा पिक्चर में देखा था, सोल्जर पिक्चर में जोजो था। ठीक है, इतने याद रखिए हो ट्राइब्स के ये के बारे में। अब देखिए आजीविका का स्रोत पूछेगा, आजीविका का स्रोत क्या है इन लोगों का, क्या है भाई, धान खेती तो है ही, धान की खेती और खेती, अगर और उससे भी ज्यादा बोले तो धान की खेती। उसके बाद ये खेती को जो अपना जमीन है उसको 3 भागों में बांटते हैं भाई, बेड़ो भूमि, वादी भूमि और गोड़ा भूमि। देखो बेड़ो भूमि कुछ नहीं है, बाड़ी समझते ना, बाड़ी घर के बाहर जो होते हैं वही बाड़ी भूमि, ये सबसे उपजाऊ। आप अपने खेत में अपने घर में भी देखिए, सबसे उपजाऊ बाड़ी होता है। आपका कोई भी खेत हो बाड़ी से ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमेशा खाद देते रहते हैं। ठीक है, बादी में बाद खेत आप लोग जानते ही, कोई जानता होगा, बादी मतलब यहाँ धान की खेती होती है। बाद खेत में पूछे वो लोग बादी खेत में धान की खेती करते हैं, धान। और गोड़ा इसमें मोटा अनाज पैदा करते हैं, जैसे मड़ुआ टाइप का मड़ुआ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब मोटा अनाज में आता है। तो ये सबसे उपजाऊ, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो ये भूमि का इसका क्रम याद रखिएगा, मतलब कौन सा भूमि है ये सब याद रखिएगा। ये आजीविका का स्रोत। आगे हम लोग चलते हैं क्या भाई, भाषा इन लोगों का हो है, सबको पता है। इसका स्क्रिप्ट है, हो टाइप का स्क्रिप्ट क्या, वारांग छिती। ये फेमस है, बहुत डेवलप हो गया है वारांग छिती, और इसको लाखों गोदारा ने बनाया था, लाखों गोदारा। इतना याद रख लीजिए, हो जनजाति से क्वेश्चन देते समय सेलेक्टर भी परेशान हो जाएगा, कहाँ से दिए जो बच्चा बना ना पाए। धन्यवाद दोस्तों।